हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ठीक करते हैं। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है मायरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कैसे करते हैं, करंट अकाउंट कैसे ठीक करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे ठीक करते हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, और हर पॉलिसी की लिमिटेशंस और हर पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के लिए, ये सारी डिटेल में हमने ऑनलाइन क्लास में की थी। जो बच्चे सोशियोलॉजी की वजह से नहीं आ पाए थे उन लोगों के लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया था ग्रुप के अंदर। किस किसने देखी है वो क्लास? अच्छे बच्चों ने देखी होगी, लेकिन मरियम ने तो नहीं देखी होगी क्योंकि अच्छे बच्चों से निकल गई है। हमजा तू अब सो ये देख लेना प्लीज, ठीक है। और हमजा तूने टेस्ट में नहीं दिया भाई देखो, भाई ने नेक काम किया, अच्छा काम किया, ठीक है। तो लेकिन ये कि वो अटेम्प्ट करके, वो जो मैंने तुम्हें भेजा था अटेम्प्ट करके मुझे भेज दो, लेकिन अगेन टाइम के अंदर 42 मिनट कोशिश करो। आई वुड सजेस्ट नहीं वेडनेसडे को तो केस स्टडी होगी ना, तुम या मिस बारिया के ऑफिस या लाइब्रेरी में बैठ के, है ना छोटी सी लाइब्रेरी तुम लोगों के पास है, यहाँ पे बैठ के 42 मिनट्स के अंदर करो, घर पे ना करो, घर में आपको वो बात नहीं रहती, ठीक है। अच्छा आज अब क्योंकि मेरे पास अब 2 दिन में आपका चैप्टर खत्म करना है इंशाल्लाह, तो आज मैं आपके साथ एक्सचेंज रेट्स को एक ओवरव्यू करूंगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स हमने सारा बड़े डिटेल में एएस के अंदर या ए1 के अंदर ऑलरेडी कर लिया, जिसमें फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दोनों किया था। अब रिमाइंडर कि एएस के कोर्स के अंदर पेपर 1 पेपर 2 के अंदर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पाया जाता है, जबकि ए2 के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, ठीक है। सो P3 P4 में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जबकि P1 P2 में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन, ठीक है। सो इसमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट का आपको पता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट भी मेरे ख्याल में मैंने आपको करवाया था एएस के अंदर, अगर नहीं करवाया था क्यों, अब याद रखो एक चीज, ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट का मतलब है अगर हमने 3 मुल्कों से अपना जो सबसे क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के, अगर हमने उनसे अपना ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम अपनी करेंसी को तीनों करेंसीज के साथ कंपेयर करेंगे बाय अटैचिंग देम वेट्स। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं या चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं 30%, फिर अमेरिका के साथ करते हैं 20% और फिर यूके के साथ करते हैं 10%। तीनों को इस तरह वेट अटैच कर देंगे। याद है ना सीपीआई कैसे निकालते थे? एग्जैक्टली सीपीआई जिस तरह निकालते थे ना, ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट उसी तरह निकलता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने की हुई है ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। आपको एक कंट्री का एक्सचेंज रेट दूसरी कंट्री के हिसाब से दिया होगा, 2-3 कंट्रीज का ये दिया होगा, वेट्स दिए होंगे, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और टोटल ऐड कर देना और फिर डिवाइडेड बाय टोटल वेट कर देना, ठीक है। अगेन जिनको समझ नहीं आ रहा ना, वो सीपीआई की मेरी वीडियो देखें तो दिस विल बी क्लियर, बिकॉज सीपीआई एग्जैक्ट वही चीज है जिस तरह हम ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट निकालते हैं। अच्छा फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है अगर हमने देखना है कि एक मुल्क के गुड्स दूसरे मुल्क के गुड्स से रिलेटेड कितनी वैल्यू है इनकी, एक मुल्क के गुड्स दूसरे मुल्क के गुड्स कितने खरीद सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के गुड्स चाइनीज गुड्स कितने खरीद सकते हैं, पाकिस्तान के गुड्स अमेरिकन गुड्स कितने खरीद सकते हैं, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस ओवर फॉरेन प्राइस लेवल, ठीक है। अब मैंने यहां एग्जांपल दी है चाइना और यूएस की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो चाइनीज करेंसी का है, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बैटरी नहीं, डोमेस्टिक इन पाकिस्तान की है ये नहीं, अभी हम अज्यूम करें जो डोमेस्टिक कंट्री है वो अमेरिका। सो चलो कोई नहीं, इस तरह मैं बता देता हूं कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ऑफ चाइनीज युआन कंपेयर टू द यूएस डॉलर इज 7 युआन पर डॉलर, ठीक है। सो चाइनीज करेंसी $1 के हिसाब से 7 युआन के इक्वल है, तो $1 से 7 युआन लिए जाते हैं, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया।
उसके बाद आपको यूएस की डोमेस्टिक जो प्राइस लेवल है वो बता दी 100, सीपीआई, यूएस का सीपीआई बता दिया 100, आपको चाइना का सीपीआई बता दिया 150। क्या करना है, सुनो सुनो सुनो, क्या करना है, 7 into 100 डिवाइडेड बाय 150, समझ आई? 7 नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस लेवल 100 ओवर फॉरेन प्राइस लेवल 150 चाइना का, आ गया 4.7, आंसर 4.7 आ गया। 4.7 का क्या मतलब है, एक अमेरिकन गुड 4.7 चाइनीज गुड्स खरीद सकता है। ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के, एक गुड, एक कंट्री का एक गुड दूसरे मुल्क के कितने गुड्स खरीद सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, ऑब्वियसली गुड के बदले गुड तो नहीं खरीदते ना, लेकिन हम देखते हैं कि एक कंट्री के गुड्स की वैल्यू कंपेयर टू दूसरे मुल्क के गुड्स की वैल्यू क्या है। तो यहां पे आप देख रहे हो अमेरिकन गुड्स की वैल्यू चाइनीज गुड्स से ज्यादा है, अमेरिकन गुड्स ज्यादा महंगे हैं, वैल्यूएबल है थोड़े ज्यादा, ठीक है। 4.7 चाइनीज गुड से हम कंपेयर कर सकते हैं एक गुड को जो अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस होता है। समझ आइए, ठीक है, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ठीक है। क्या मतलब क्वालिटी? वेटेड क्या होता है? क्यों नहीं चल रहा है वेटेड? याद रखो, वेटेड का मतलब होता है जब आप कोई चीज किसी चीज को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। वेट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ समथिंग, मतलब आप जैसे मैं फूड पे अपनी इनकम का 20% स्पेंड करता हूं, तो फूड को मैं वेट दे रहा हूं 20%। सिमिलरली पाकिस्तान चाइना से जो टोटल ट्रेड में से 30% ट्रेड चाइना के साथ करता है, तो चाइना को वेट कितना देंगे? 30%, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों, ये मैं जरा रीस्टार्ट करूं, आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा। जब एक्सचेंज रेट आर्टिफिशियली फिक्स रखा जाता है। हाँ, जब गवर्नमेंट अपने मुल्क का एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है ना बेसिकली, तो दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। So fixed exchange rate system is determined by the government. It is not determined by the forces of demand and supply or the market forces of demand and supply. Government ये सेट करती है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी के लिए बेहतर है वो वैल्यू सेट कर देती है, और फिर हाँ वो डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करती है दो तरीके से। डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करती है ताकि इक्विलिब्रियम उधर ही आए जहां पे गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन की है, ठीक है। तो अब सवाल है कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट कैसे करती है। वो दो टूल्स गवर्नमेंट के पास क्या हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन और मैनिपुलेट डिमांड एंड सप्लाई एंड मेंटेन इट्स एक्सचेंज रेट जो वो चाहती है। पहला फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना चाह रही है, ठीक है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना चाह रही है, तो डी वैल्यूएशन के लिए एक मिनट, गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना चाह रही है। ये थी जी आपकी, लेट्स सपोज ये आपका इक्विलिब्रियम है, गवर्नमेंट इधर लाना चाह रही है एक्सचेंज रेट को, ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? नंबर 1 फॉरेन रिजर्व्स बेचेगी, तो फिर इसका मतलब लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो करेंसी तो ऊपर और चली जाएगी, तो हम तो नीचे लेके जाना चाहते हैं। नहीं ना, मेरा बच्चा याद रखो, जब उन्होंने फॉरेन रिजर्व्स बेचे, तुमने कहा है ना फॉरेन रिजर्व्स बेचेंगे, डॉलर बेचेंगे, जब डॉलर बेचते हैं तो रुपए को क्या करते हैं? खरीदते हैं ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमने अगर एक्सचेंज रेट को नीचे गवर्नमेंट ने लेके जाना है तो फॉरेन रिजर्व्स खरीदेंगे ताकि लोकल करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो और आपका एक्सचेंज रेट इधर आ जाए। दूसरा एक और भी काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या करें? ज्यादा या कम? कम करें, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हमारी कंट्री में लोग सेविंग कम करेंगे, करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर एक्सचेंज रेट को डी वैल्यू करना है
तो या तो फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड करें एज इन बाय करें, या इंटरेस्ट रेट कम करें। और अगर आपने एक्सचेंज रेट को रीवैल्यू करना है, रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? करेंसी की वैल्यू बढ़ाएं, ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व्स क्या करेंगे? सेल, ताकि अपनी करेंसी बाय करें, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ये भी याद रखना। इससे क्या होता है? सप्लाई ऑफ द लोकल करेंसी बढ़ती है। इससे क्या होता है? डिमांड फॉर लोकल करेंसी कम होती है, ठीक है। और अगर आपने एक्सचेंज रेट को इंक्रीज, रीवैल्यू करना है, तो आप सेल करें फॉरेन रिजर्व्स, जिससे वो तो ठीक है, लेकिन पूरी चेन खत्म करो। जब आप फॉरेन रिजर्व सेल करेंगे, लोकल करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड पे फोकस करें। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करें, उससे भी डिमांड फॉर लोकल करेंसी ज्यादा होगी, बाहर के लोग आपके मुल्क में सेविंग करेंगे। समझ आई? तो ये हो गया रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। अच्छा, अब सवाल ये है सर, ये तो फॉरेन रिजर्व्स बेचने से तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी हमारी, उसकी लोकल करेंसी जो फॉरेन रिजर्व्स बेचते हैं ना, सप्लाई, जो फॉरेन रिजर्व्स बेचे आपने, तो इसका मतलब है अपनी करेंसी को क्या कर रहे हो? मार्केट में खरीद रहे हो ना, आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ा रहे हो। जब को तुम कोई चीज बेचते हो, उसके बदले में कुछ मिलता है ना, वो क्या मिलेगा? रुपया। तुम डॉलर बेचोगे तो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? रुपीज। तो रुपये की डिमांड बढ़ा रहे हो ना, तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, रुपये की डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हो। समझ आई? ठीक है जी। सो फिक्स एक्सचेंज रेट में मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूं, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन कैसे होगी। सो रीवैल्यूएशन होगी सेलिंग फॉरेन रिजर्व्स, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। डीवैल्यूएशन होगी बाइंग फॉरेन रिजर्व्स और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। रीवैल्यूएशन आप कब करते हो? ये उस वक्त करते हो जब आपने इंपोर्ट्स को सस्ता करना हो या आपने डेट बर्डन को कम करना हो। और डीवैल्यूएशन कब करते हो? जब आपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता करना हो ताकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़े, जीडीपी बढ़े और लोकल इंडस्ट्री बेटर ऑफ हो, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस बेहतर होगी। रीवैल्यूएशन में कई डेवलपिंग कंट्रीज करते हैं जिनके ऊपर डिप्रिसिएटिंग प्रेशर पड़ रहा होता है, तो अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली ऊपर कर देते हैं। जबकि कंट्रीज लाइक चाइना, वो अपनी करेंसी को डीवैल्यूड रखते हैं क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मसला नहीं। मैनेज फ्लोट क्या होता है? जब एक लिमिट के दरमियान में गुड, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, लोअर लिमिट से नीचे नहीं आ सकता। हमारे जैसे मुल्कों में लोअर लिमिट लगी होती है, ठीक है। तो मतलब लोअर लिमिट से नीचे वो जाने नहीं देते, ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। सो ये मैनेज फ्लोट हो गया। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है जी? ये भी किया नहीं था हमने, मैं अभी नहीं गो थ्रू कर रहा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट के प्रोज एंड कॉन्स बोथ फॉर P2 एंड P4, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलो एक क्विक रिकैप, सिर्फ एडवांटेजेस करते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के फायदे क्या हैं? नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो या सरप्लस हो, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। और उसके नीचे मैंने पूरी चेन्स बनाई है ये कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट खुद ब खुद ठीक हो जाए, और अगर करंट अकाउंट सरप्लस है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि करंट अकाउंट सरप्लस ठीक हो जाए, ठीक है। ये सारा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक को एक्स्ट्रा रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या रखने पड़ते हैं? रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ना, ताकि अपनी करेंसी को आप ऊपर नीचे कर पाओ। फ्लोटिंग में इसकी सेंट्रल बैंक को टेंशन नहीं है, तो सेंट्रल बैंक और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए वो रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 3, गवर्नमेंट कैन परस्यू अदर इंपॉर्टेंट एम्स मोर इजीली कंपेयर टू अगर वो एक्सचेंज रेट की टेंशन ले। एक्सचेंज रेट की टेंशन नहीं है तो अदर एम्स पे ज्यादा फोकस होता है। इब्राहिम इधर देख। अच्छा, फिक्स एक्सचेंज रेट के फायदों में एक बहुत बड़ा फायदा सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ट्रेडिंग, ठीक है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होती है ना। याद रखो, हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होते हैं ना, ठीक है, हम इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे एक्सचेंज रेट पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर पड़ता रहता है, नीचे जाती रहती है। जब करेंसी नीचे जाएगी तो इंपोर्ट और महंगे होंगे ना, क्योंकि आपकी करेंसी सस्ती हो रही है। तो आप उस नीचे जाने के प्रोसेस को रोक रहे हो फिक्स एक्सचेंज रेट लगाकर,
तो जब एक्सचेंज रेट को रोक रहे हो, नीचे और जाने नहीं दे रहे, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3, एक्सटर्नल डेट बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अपनी करेंसी को अगेन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज नीचे नहीं जाने दे रही ना, तो करेंसी जब नीचे जाती है तो बाहर की करेंसी महंगी होती है। आपने बेसिकली जो एक लोन लिए होते हैं बाहर से, वो डॉलर में लिए होते हैं ना, डॉलर महंगा हो ही जाएगा तो ऑब्वियसली आपके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ता रहेगा लोन्स का। ठीक है, तो वो अपनी करेंसी को नीचे जाने से रोक रहे हो ताकि आपके ऊपर डॉलर का बोझ ना पड़े ज्यादा। कि अगर आपकी करेंसी, हमारे जैसे मुल्क में करेंसी के ऊपर डिप्रिशिएटिंग प्रेशर पड़ता है, उसको अगर रोक लो तो डिप्रिसिएशन से क्या होता है? करेंसी सस्ती हो रही है तो इंपोर्ट महंगे हो गए, सस्ते महंगे। लेकिन जब वो डिप्रिसिएशन को रोक रहे हो तो इंपोर्ट्स फिर महंगे नहीं होंगे ना, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन नहीं आएगी आपके मुल्क में। ठीक है, तो उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हो गया जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के प्रोज। अच्छा, फिर करेंसी स्पेकुलेशन अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज अगर पॉजिटिव हो रही है ना तो नेगेटिव भी होगी। ये अच्छी चीज है, एडवांटेज है, स्पेकुलेशन से रुक रहे हैं ना। नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड है ना, वो तो तू मैनेज फ्लोट की शायद बात कर रहा है। फिक्स्ड में तो वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही, तो उसमें तो स्पेकुलेशन होगी ही नहीं। ठीक है, बस यही रहेगी, यही वैल्यू रहेगी। तो जिस करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है वो फिर फॉरेन मार्केट में वो नहीं करती, यानी फॉरेक्स मार्केट में एंगेज नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि एक्सचेंज रेट ही फिक्स है, क्या ट्रेडिंग होगी? नहीं नहीं, ट्रेडिंग होती है, आप बेसिकली स्पेकुलेशन नहीं होती, बट ट्रेडिंग होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने, अब जिस तरह आप चलो ये गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा हुआ, लोग इंपोर्ट ज्यादा करना चाह रहे हैं, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो टूरिज्म के लिए तो डॉलर ज्यादा खरीदेंगे, आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली ज्यादा कर देगी, उसकी डिमांड मे बी बाय सेलिंग फॉरेन रिजर्व्स। तो ये कर सकती है, इस तरह की ट्रेडिंग और इस तरह की बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। लेकिन आप मतलब जिस तरह तुम कह रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग शायद ना हो, हाँ, बट पीपल कैन बाय एंड सेल द करेंसी। डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा कि अगर बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम होगी? हाँ, हो सकता है कि फॉरेन जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपकी करेंसी अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया जी फ्लोटिंग फिक्स एक्सचेंज रेट। अच्छा, फिर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, याद रखें। तो मरियम से मैं पूछूंगा, एक्सचेंज रेट जब सस्ता होता है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो या डीवैल्यूएशन हो, तो शॉर्ट रन में अच्छा होता है, लॉन्ग रन में अच्छा होता है? एक्सचेंज रेट जब सस्ता होता है शॉर्ट रन में अच्छा होता है। कैसे? जेकर हाँ, जेकब था कुछ लॉन्ग रन लॉन्ग रन में अच्छा होता है, कब अच्छा होता है? शॉर्ट रन में बुरा होता है। वाह, क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि करंट अकाउंट खराब हो रहा है, लॉन्ग रन में बेहतर होगा, करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखो याद रखो, एक्सचेंज रेट जब फॉल कर रहा है ना, शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो आपका जब प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है ना, करेंसी सस्ती हो रही तो एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, तो उसकी डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी नहीं, तो एक्सचेंज आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाएगा, ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट खराब। लेकिन लॉन्ग रन में यही करंट अकाउंट बेहतर हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग रन में गुड्स की डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। तो इलास्टिक के केस में एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी करेंसी सस्ती होगी, एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और इंपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा गिरेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट है बेहतर हो जाएगा इन द लॉन्ग रन, ठीक है। और फिर मार्शल लॉ कंडीशन मैंने करवाई थी। मार्शल लॉ कंडीशंस, मार्शल लॉ कंडीशंस ये कहती हैं कि जब पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस पीईडी ऑफ इंपोर्ट्स 1 से ज्यादा हो, तो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन will have positive long run effects. अगर PED of exports plus PED of imports is greater than 1, then exchange rate devaluation will have positive long run effects in the economy. But if PED of exports plus PED of imports is less than 1, तो फिर क्या होगा?
फिर एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन विल बी प्रॉब्लमेटिक इन द लॉन्ग रन। मैंने कहा है ना, ये लॉन्ग रन में, ये मैंने मरियम से सवाल पूछा, शॉर्ट रन में अच्छी है, लॉन्ग रन में अच्छी है। तो हमने कहा कि जी एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन लॉन्ग रन में अच्छा होता है, लेकिन वो भी उस वक्त अच्छा होता है अगर मार्शल लर्नर कंडीशंस पूरी उतर रही हैं। अगर ये कंडीशंस पे हम पूरा उतर रहे हैं तो फिर ये लॉन्ग रन में अच्छा होगा, वरना ये लॉन्ग रन में भी अच्छा नहीं होगा एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन है। ये वैल्यूएशन, बिल्कुल ये वैल्यूएशन ये कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होगी क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लॉन्ग रन में एक चीज याद रख, लॉन्ग रन में पीडी ज्यादा होती है, लेकिन वो 1 से ज्यादा होती है कि नहीं होती, दैट इज नॉट अ सर्टेनिटी। हमने ये कहा हुआ है लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक होती है, बट उसका बेहतर तरीका एक्सप्लेन करने का कि लॉन्ग रन में डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है रिलेटिवली, बट इट कैन स्टिल बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये है क्यों? बिकॉज मे बी एक बहुत नेसेसिटी गुड है वो, या बहुत एडिक्टिव गुड है। जिस तरह सिगरेट्स हैं, ज्यादा आपको पता होगा कि सिगरेट्स जो हैं वो शॉर्ट रन में उनकी पीईडी 0.2 होगी, लॉन्ग रन में उनकी पीईडी है 0.5 होगी या 0.6 होगी, अभी भी इनइलास्टिक है। ठीक है, एडिक्टिव गुड है, तादाद ऐसे ही है, ऐसे ही हो। सही कह रहे हैं एक्सपर्ट। एक्चुअली ये तो तुझे ज्यादा बेहतर नहीं पता होगा। ये देखिए, अच्छा, इसको ज्यादा पता ये होगा। तो सर एक्सपर्ट्स का भी एक्सपर्ट है, अच्छा, ये आगे ये बात आगे ही जा चुकी है, आगे जा चुकी है। तो तेरा क्या चक्कर है? सर, ऐसा तो शरीफ बंदा हूं। यार तू शरीफ लगता नहीं है वैसे। सर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? फिर ठीक। तो मुझे पता नहीं सिगरेट क्या मतलब, समझ नहीं है। सिगरेट, ठीक, बताऊं ना बेटा, बताऊं। उनके नीचे बैठ के एक्सपर्ट रिव्यू है क्या कह रहा है? उनके नीचे बैठ के एक्सपर्ट रिव्यू अच्छा, ये बड़ा ठीक, वो भी गुजरता होगा ना, उसी पुल के नीचे से गुजरता होगा। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन। एक्सचेंज रेट रीवैल्यूएशन, चलो मरियम, एक्सचेंज रेट रीवैल्यूएशन शॉर्ट रन में अच्छा होता है, लॉन्ग रन में? शॉर्ट रन में अच्छा होता है। क्यों? वो तो ठीक है, पर शॉर्ट रन में पीडी क्या होती है? इनइलास्टिक। ठीक है, तो अगर वही बात है, एक्सचेंज रेट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट महंगे हो रहे हैं, उनकी डिमांड शॉर्ट रन में थोड़े से कम होगी, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिससे करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा, बट लॉन्ग रन में वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाएगा बिकॉज एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा से कम हो जाएगी। तो ये सारा केस है। यूनिक बनने के लिए ये कह सकते हैं द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू वुड बी मोर देन द इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। नो नो, यूनिक तो बन रहा है, लेकिन वो यूनिकली रॉन्ग है। क्यों बेटा? क्योंकि तू कह रहा है एक्सपोर्ट रेवेन्यू का इंक्रीज इज ग्रेटर देन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का इंक्रीज। बेटा, जब एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया है, ऑपोजिट कर दिया था, लेकिन वर्डिंग मतलब थोड़ा सा मैनेज हो। चल मुझे बता वर्डिंग तेरी कैसे, वो मैं क्योंकि तेरे कहना चाहता द इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। चल ये भी कर लेते हैं, ये भी गलत है। तू कह रहा है इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एक्सपोर्ट की डिमांड कम तो होगी, लेकिन थोड़े से होगी, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। इंपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी लेकिन थोड़े से, क्योंकि सस्ते हो रहे हैं इंपोर्ट, तो थोड़े से बढ़ेगी। इसका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या होगा? गिरेगा, कम नहीं होगा। क्यों? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं क्योंकि ये महंगा हो रहा है ना करेंसी, तो इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं। इंपोर्ट सस्ते हुए, उससे इंपोर्ट की डिमांड बढ़ी, लेकिन कितने से बढ़ी? थोड़े से। प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये बढ़ा है या ये बढ़ा है? फॉल बढ़ा है या राइज बढ़ा? फॉल बढ़ा है, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? फॉल। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में उल्टा हो जाएगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाएगा और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो खराब हो रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन चल ठीक है, कोई अच्छा सवाल अभी पूछ ले, ताकि एंड पे जाकर जो है ना वो बेवकूफियां ना बनी। ठीक है, ये टेबल अच्छे से कर। सर आपका कौन सा फेवरेट करेगा? अब्दुल्ला प्लीज आज इसको एक मेरी तरफ से चपेट मार। अब तू कहेगा सर मैं इसको जानता नहीं, तो तुझे इस क्लास में सवाई तेरे इस भैड़े दोस्त के और कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता।
अच्छा ही है वैसे, इसलिए ठीक है ये क्लास। my friend, मेरा दोस्त my friend. सैड। ठीक है जी, समझ आई? इसका मतलब बाय द वे कि एक्सचेंज रेट अगर डी वैल्यू हो रहा है वो शॉर्ट रन में अच्छा होगा, शॉर्ट रन बुरा होगा, लॉन्ग रन में अच्छा होगा। एक्सचेंज रेट अगर री वैल्यू हो रहा है तो शॉर्ट रन में अच्छा होगा, लॉन्ग रन में बुरा होगा। ठीक है, लेकिन एक्सचेंज रेट डी वैल्यूएशन के पीछे एक और चीज लिखनी है कि भाई लॉन्ग रन में अच्छा होगा अगर मार्शल अन्य कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। ये बस याद रखना। क्लियर हो गया? सर सलार कह रहे हैं कि बस सलार सलार बेटा बता, ये वो सलार तो सुना है डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है, ये तो बूटियों में डिस्टिंक्शन जरूर है इसकी। सर रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हाँ, दुनिया में तेरा नाम फैल जाएगा बेटा। अब तूने अब कहा मैं A1 के सामने ना बोलूं, A1 के सामने चलो मैं नहीं बोलूंगा, दुनिया के सामने तो बोलने दो ना मुझे। और देखा उसमें हो गया, थोड़ा परेशान हो गया कि मेरा क्या होगा, मेरे वालिदैन तक ये बात पहुंच गई फिर। नहीं तू बहुत शरीफ आदमी है यार। कसमें दी थी, खबरदार बूटी अगर कभी जिंदगी में बनाई। अच्छा, मैंने लेकिन कसम तोड़ दी। अच्छा जी, सर आपने कभी बूटी बनाई भी है नहीं। अपनी जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह कभी। तो सर आप क्या कभी। वॉश शॉश गए थे? सर आपने उधर भी जो बंदा चीचू की मलिया से आगे गया नहीं कभी, वो वॉश वॉश ही बोलेगा ना फिर। डैश 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 है पूरा का पूरा, बस समझ जा अंदर क्या मैंने फिल इन द ब्लैंक करने होंगे। अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि कह रहे पढ़ लेते अब तो मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा यार, ये तो काम खराब हो गया। नहीं ये ग्लोबलाइजेशन कल पढ़ेंगे क्योंकि कल इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स। एक्सचेंज रेट वाली जो चीज है, आई होप ये समझ आ गई है। एक्सचेंज रेट के ऊपर